गुड इवनिंग बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोगों का? है ना, बढ़िया चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है। और आप लोग ने जो टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है उसमें भी अच्छे नंबर आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो पिछले टॉपिक्स में जो चल रहा था तो कुछ एक बात और डिस्कस करनी थी जो शायद मिस हो गया था। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना। तो इस चीज को जरूर लिख लेना। कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी सवाल ये पूछता है कि इफ, है ना, इफ क्वेश्चन पूछता है भाई कि इफ m बराबर डबल, राइट, डबल हो जाए तब एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, यानी एनर्जी कितने टाइम घटेगी या बढ़ेगी, एनर्जी कितने टाइम घटेगी या बढ़ेगी। या क्वेश्चन कभी कभी बेटा जी इस तरीके से पूछता है, इफ n इक्वल टू 3 टाइम, क्या 3 टाइम, है ना। तो उस समय जो है एनर्जी कितने टाइम घटेगी बढ़ेगी, आप लोग का ये होमवर्क है। फॉर्मूला देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। तो काफी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, काफी क्वेश्चंस आपको कराए। ठीक है, नोट करो इसको। ये भी क्वेश्चन ही है ना, ये पूछा गया सवाल है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब भी आप कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलो एक सवाल और मैं पूछता हूं। 2 सरदार जी थे। कौन थे? सरदार जी थे। 2 सरदार जी थे। तो एक पहले वाले सरदार ने दूसरे सरदार से पूछा, एक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं। उसने कहा, पहले सरदार ने कहा कि मेरा जो क्वेश्चन है उससे उसके जो स्टेप होंगे आप उससे बढ़ के करेंगे। ठीक, तो उसने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है, पहले सरदार ने ये कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि एक हाथी को मैं फ्रिज के अंदर 3 स्टेप में एंट्री कराऊंगा। क्या कराऊंगा? 3 स्टेप में एंट्री कराऊंगा। पहले स्टेप में फ्रिज को मैं खोलूंगा, ठीक। दूसरे स्टेप में हाथी को फ्रिज के अंदर डालूंगा, और तीसरा स्टेप फ्रिज को बंद करूंगा, ठीक। अब पहले वाले सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, अब जो है हाथी की जगह पर आप ऊंट ले लो और ये प्रोसेस 4 स्टेप में करो। तो पहले सरदार दूसरे सरदार ने कहा, साहब 4 में कैसे हो जाएगा, जब आप 3 स्टेप में किए हो तो मैं भी तो 3 स्टेप में करूंगा, आप 4 करके दिखाओ। तो पहले सरदार ने कहा, पहले कहो कि हार गए हो। तो दूसरे सरदार ने कहा, हाँ साहब हम हार गए, तुम ऊंट करके दिखाओ। तो उसने क्या कहा, पहले स्टेप में फ्रिज खोला, दूसरे स्टेप में ऊंट को बाहर निकाला, तीसरे स्टेप में हाथी को बाहर निकाला, तीसरे स्टेप में ऊंट को अंदर डाला, और चौथा स्टेप क्या हो गया, फ्रिज बंद किया। समझ में आया ना क्वेश्चन? वेरी गुड, चल नोट करो। नोट किया? चल ठीक है, समझ आ गया ना? अच्छा जोक था, वेरी गुड। चल अब जो है मुद्दे पर आ जाए, है ना, मुद्दे पर आ जाए। चल अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मोड स्टाइल अलग अलग होता है। वहां पे कुछ और चीजें सीखते हैं, यहाँ पर हम कुछ और चीज सीखते हैं, दोनों के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। तो हम जो केमिकल वाला स्टाइल है, जो केमिस्ट्री वाला स्टाइल है, उसके हिसाब से आपको समझाएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है और किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, राइट। तो हेडिंग फटाफट डालो बच्चों, सभी प्यारे प्यारे बच्चों हेडिंग डालो जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नाम है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी को सीखा जाए। ये है क्या चीज बेटा? एक कांच की एक ट्यूब होती है, जैसे कि आपने अभी कभी गलती से लैब वगैरह में या हाई स्कूल की किसी किताब में देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब देखे होंगे। कांच की एक ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं उसको बेटा जी। आप जब इंटरमीडिएट में जाओगे, लैब्स वगैरह में जाओगे, लैब वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा एक कांच की टेस्ट ट्यूब होती है। तो जैसा कि टेस्ट ट्यूब होता है उसी तरीके का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं।
लेकिन यहां क्या है, टेस्ट ट्यूब एक साइड से नीचे से क्लोज्ड होता है, ऊपर से बिल्कुल खुला होता है। मैं उसी जैसा एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। देख बेटा, एक स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बना दिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और अब इस टेस्ट ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को, ग्लास जैसे स्ट्रक्चर को मैंने दोनों साइड से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड में एक साइड में हम प्लस माइनस चार्ज डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है इलेक्ट्रोड लगा दिया बेटा जी, ठीक है। समझ लेना, बढ़िया से डायग्राम मस्त बनाना, मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग बढ़िया से बनाओगे, ठीक है। बड़ा छोटा इस तरीके बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अलग अलग साइन दिखाएंगे, ऊपर बड़ा दिखाया तो नीचे छोटा दिखा दिया, राइट। एक को आप पॉजिटिव साइन कह दो और एक आपको नेगेटिव कह दो। चलिए, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर कर दिया मैंने गैस ले लिया जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ये जो है आपकी ग्लास की ट्यूब है, क्या है, ये ग्लास की एक ट्यूब है ना। कांच, ग्लास माने कांच होता है बेटा। और इसके अंदर जो होता है हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस ले लिया। क्या ले लिया बेटा, हाइड्रोजन गैस ले लिया। अब यहां पर हमने पोटेंशियल डेवलप किया। क्या डेवलप किया, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को जैसे ही हमने डेवलप किया, जैसे ही पोटेंशियल को डेवलप किया, तो इसमें से ये जितना गैस है ये आपका न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जैसे ही अगर पोटेंशियल को डेवलप करेंगे तो इसमें प्लस माइनस चार्ज क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्मेशन से एक कैथोड की तरफ, एक पॉजिटिव की तरफ, एक नेगेटिव की तरफ जाएगा और उस समय एक शाइनिंग डेवलप होगी, चमक डेवलप होगी। उसी चमक को ऑब्जर्व करने के बाद जो देखा गया, दिस वन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या देखा गया, उसी का नाम दिया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरीके से कुछ रेज हैं, कुछ लाइनें हैं जो जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां से एक चमक है, शाइनिंग डेवलप होगी, तो वहां उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो बाकी इसके बारे में पूरी कहानी फिजिक्स में पढ़ेंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमें जितनी जरूरत थी मैंने आपको बता दिया, हम सिर्फ मुद्दे पर आएंगे। पहले नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। नोट किया बेटा? अच्छा सुनो, अब देख, मैं कुछ बोल रहा हूं फटाफट, कहानी लिखाने की जरूरत तो है नहीं, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कुछ लाइनों से दिखाओगे। क्या दिखाओगे, कुछ लाइनों से दिखाओ। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की फीलिंग्स बता दूं कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो भाई क्वेश्चन में इस तरीके से करते, एक लाइन, जनरली 5 लाइनें होती हैं। न्यूमेरिकल करते समय सिर्फ 5 लाइन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर बता देंगे एक और होता है, वो एक और बता देंगे। वो परेशान होने की जरूरत है, आता होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन को हमें कैसे सोचना है एग्जाम में एक आइडिया होना चाहिए, इस वजह से मुझे बताना वो भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लाइनें 6 कर देंगे, जरूरत हमको 5 की ही है, फिर भी मैं बता दूंगा जरूर। चलो अगला देखो, पहली लाइन इसको मान लो, एक लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन, राइट। पहली लाइन को बोलेंगे n बराबर 1, इसको बोलेंगे n बराबर 2, इसको बोलेंगे n बराबर 3, इसको बोलेंगे n बराबर 4, इसको बोलेंगे n बराबर 5। रिक्वायरमेंट सवाल करते समय हमें इन्हीं की जरूरत है, राइट। लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा मैं आइडिया जोड़ दूंगा। तो n बराबर 6 अभी तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। n बराबर 6 किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाऊंगा। जेई का कोई इरादा नहीं है, कभी भी इससे भी टफ सवाल बना सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर लिखो, है ना। तो n बराबर 1 को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, LYMAN। नीचे दिख रहा है, मैं देख लूं जरा एक बार। हाँ, तो n बराबर 1 होगा तो इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, राइट। n बराबर 2 होगा, इसको बोलेंगे बामर, BALMER, बामर सीरीज, ठीक है। इसको बोलेंगे पाश्चन, PASCHEN, पाश्चन सीरीज, राइट। फटाफट लिखो इसको पहले, ठीक है। इसको लिखेंगे ब्रैकेट, BRACKETT, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और इसको लिखेंगे फुंड,
FUND नहीं होगा, लिखने का जो तरीका होगा, देखो फंड बोला जाता है, लिखने PFUND बोलते हैं, है ना, पी फंड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फंड भी बोलते हैं। तो F फंड नहीं है जो आप बैंक में डालते हो, फंड वो नहीं होता, फंड फंड बोल सकते हो, फंड तुम्हारी मर्जी होगी। PFUND फंड सीरीज। अब मैंने आपसे कहा कि भाई हम जो कंपटीशन देते हैं तो हमको इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, अभी तक सवाल भी नहीं पूछा गया, 40 साल से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन IIT हमेशा एक स्टेप आगे पूछता है, इसलिए जानना जरूर है। इसको बोलेंगे हम्फ्री। क्या बोलेंगे बेटा? हम्फ्री। हम्फ्री सीरीज। नोट करो फटाफट। लिखा? लिखा बेटा? लिखा बच्चों? अच्छा, एक बार मैं फिर से लिख दूं, एक बार मैं फिर से लिखूं कि बेटा जी n बराबर 5 जो सवाल में मेरे को जरूरत है ना, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1, इसके लिए मैंने वर्ड दिया लाइमन, ठीक है, इसको नाम दिया बामर, ठीक है, इसको नाम दिया पाश्चन, ठीक है, और इसको नाम दिया ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट, और इसका नाम दिया फंड, PFUND, राइट, है ना। पहले इतना लिखो। देखो याद करने का तरीका, L का मतलब लो, L का मतलब लो, D का मतलब ब्लड, है ना, याद करने का तरीका लो ब्लड, T का मतलब प्रेशर, याद हो गया, प्रेशर, फिर लिखना ब्लड, फिर लिखना ब्लड, फिर लिखना प्रेशर, याद हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको लिखा दिया, ऐसे आपको याद भी करना है, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। लिखो फटाफट लिखो बच्चों। लिखा? लिखा बच्चों? अच्छा, इसके बारे में जो सवाल पूछा जाता है, ये किस रीजन में एग्जिस्ट करता है ना, रीजन जरूर पहले ना फटाफट लिखो जरा। पहला है यूवी रीजन। क्या है, किस रीजन में एग्जिस्ट करता है, खूब सवाल पूछता है। यूवी अल्ट्रावायलेट, है ना, ये आपका है विजुअल, किसमें, विजुअल, और ये तो बहुत ही बार सवाल पूछा जा चुका। फटाफट लिखो। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, विजुअल का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा नियर IR। क्या? नियर IR, यू नो IR, इंफ्रारेड, फिर ये हो जाएगा आपका IR यानी इंफ्रारेड, ये हो जाएगा फार इंफ्रारेड यानी FAR, या मैं पूरा लिख दूं फार IR, फार इंफ्रारेड, है ना। तो विजुअल आज क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा जाए फटाफट। लिखा? अब देखो, अब यहां पर अगली बात, जब हम न्यूमेरिकल अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच में आ रहे हैं, यानी कि हमें न्यूमेरिकल को कैसे करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच में हमें N1 और N2 की बड़ी जरूरत है, N1 और N2 की बड़ी जरूरत है, और यहीं पर हम लोग सवाल भी गलत करके आते हैं, राइट। तो इसमें पहले लिखो न्यूमेरिकल अप्रोच, राइट। लिखा बेटा? अब यहां पर देख, न्यूमेरिकल अप्रोच में अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि लाइमन, ठीक है, या क्वेश्चन में कह रखा है बामर, ठीक है, या क्वेश्चन में कह रखा है पाश्चन, मैं पाश्चन म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाश्चन म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, पाश्चन सीरीज की बात कर रहा हूं, पाश्चन। इसके बाद मैं बात करूंगा ब्रैकेट, राइट। इसके बाद ब्रैकेट के बाद मैं बात करने वाला फंड, फंड भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। बच्चों समझना,
समझना, आप गलती यहीं पर कर आते हो, बाद में कहते हो कि सॉरी सर गलती हो गई। सॉरी करने से आपका रिजल्ट खत्म हो गया बेटा, 1 साल खत्म हो गया, सॉरी की कोई जगह वहां नहीं मिलती है। अब देखना, इस केस में सभी जगह हमको जरूरत होगी N1 की। मैंने कहा N1 की, ध्यान सुनना, राइट। सभी केस में हमको जरूरत होगी N1 की। अगर लाइमन का है तो N1 आपका 1 होगा, नोट करा जाए फटाफट। और बामर कहा जाए तो N1 2 होगा, इसके लिए 3 होगा, इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 5 होगा। अब आप ये भी कहोगे कि साहब N1 बराबर 1 है तो N2 बराबर कितना होगा? बिल्कुल सही बात है कि N2 की अगर मैं बात करता हूं तो N2 2 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, राइट। इस केस में अगर हम N2 की बात करते हैं तो 3 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो N2 की बात करते हैं तो 4 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इस केस में अगर हम बात करें तो N2 की वैल्यू 5 से लेकर के इंफिनिटी तक, इंफिनिटी का मतलब अनंत होता है बेटा, अनंत तक कुछ भी ले सकता है। और अगर मैंने ये कह रखा N2 यहां पर 6 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9, नोट करो पहले फटाफट। लिखा? लिखा बच्चों? तो अभी मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मेरे को एनर्जी के केस में हमको जो रिक्वायरमेंट है वो N1 और N2 की मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूं उसके बारे में जानना हमको जरूरी है कि हम ये N1 N2 का करेंगे क्या, इनका यूज कैसे करेंगे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसको हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिडबर्ग फार्मूला। क्या है बेटा? रिडबर्ग फार्मूला। तो हेडिंग डाला जाए, वो भी इसी में है, अलग से टॉपिक नहीं है, इसी में चल रहा है। तो आप लिखेंगे रिडबर्ग फॉर्मूला, हेडिंग डालो, है ना। तभी इसी में हमें N1 N2 की क्या क्या समस्याएं हैं वो समझ में आ जाएंगी बेटा जी। लिखा बच्चों? अच्छा, एक बात और थोड़ा सा समझना बच्चों, जब लाइमन से लेकर के हम ऊपर तक चलेंगे, लाइमन से नीचे तो नीचे चलेंगे, लाइमन से यहां तक चलेंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसको भी लिख लेना, कभी कभी छोटा मोटा सवाल पूछ लेता है, डीईसी का मतलब डिक्रीज, इसको लिख लेना, कभी छोटा मोटा सवाल पूछ लेता है। लिखा? अब लिखो रिडबर्ग फॉर्मूला। तो रिडबर्ग फॉर्मूले की जो जरूरत है, जो वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज पहले हम निकालना सिखाते हैं। हालांकि जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेगा तो हो सकता है दिक्कत खड़ी कर दे आपके सामने। तो डेल्टा ई का मतलब चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई का मतलब बेटा जी चेंज इन एनर्जी, राइट। तो डेल्टा ई बराबर, जो पहले इतना लिखो, डेल्टा ई बराबर चेंज इन एनर्जी, लिखो। लिखा? अब इसके बाद एनर्जी ऑफ N2 लेवल माइनस एनर्जी ऑफ N1 लेवल। अब देखो, दो एनर्जी, दो ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस आ गया तो मैंने डेल्टा ई लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दो ऑर्बिटल, दो एनर्जी लेवल N1 N2 में डिफरेंस आ गया तो मैंने डेल्टा ई लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? मैंने डेल्टा ई क्यों लिखा, समझ में आता है? अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी का मैंने एक फॉर्मूला ऊपर लिखा भी है, सवाल पूछा भी है आज से, तो मैं इसको मैं अप्लाई कर दूं तो मैं ऐसे लिखता हूं। देखो बेटा, ऊपर ये दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है। चल, अब यहां पर ई, इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं, यहां पर पहले स्क्वायर बना दें ताकि नोट्स बढ़िया बने। ये माइनस लगा दिया, थोड़ा नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा, एक लाइन खींच दिया हमने लिखा, इसके बाद क्या लिखा, 2 पाई स्क्वायर, दिख रहा है ऊपर, है ना। इसके बाद m लिखा, फिर आपका k स्क्वायर लिखा, फिर आपका z स्क्वायर लिखा। ये फॉर्मूला मैं डिराइव करके सिखा भी चुका हूं आपको पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। और नीचे बच्चों n स्क्वायर h स्क्वायर है। बच्चों h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट है, और n की वैल्यू तो जरूर मेंशन करना पड़ेगा।
तो यहां पर n जो है n स्क्वायर की जगह हम n2 लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, यानी ये मैं n2 लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि मैंने यहां 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद देखो वैल्यू सेम रहेगी, तो मैं फिर से ऐसा लिख दूं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, एक छोटा सा ब्रैकेट लगाने के बाद फिर मैंने माइनस लिखा और सेम वैल्यू को मैंने फिर पुट किया, तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर के हो गया, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने k, तुम लोग बोले भी नहीं है ना, k अच्छा सही तो है, k स्क्वायर, हाँ k स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, k स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 और नीचे क्या लिखेंगे देखो n1 स्क्वायर समझ में आया कैसे भाई, n स्क्वायर h स्क्वायर लिखेंगे तो यहां 1 की बात कर रहा है तो 1 की स्क्वायर लिखेंगे और ये आपका लिखेंगे बेटा जी क्या h स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये भी कह सकते हो आप हमसे कि साहब h1 में क्यों नहीं लिखा, आपकी मर्जी तो लिख लो यार, h कांस्टेंट है, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, नाम ही कांस्टेंट दिख रहा है तो लिखो 2 लिखो 1 लिखो, क्या फर्क पड़ा, कांस्टेंट कांस्टेंट है, उसमें लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है, पहले इतना लिखा जाए फटाफट। लिखा लिखा बच्चों, लिखा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, इधर कर दिया मैंने है ना, माइनस क्या हो गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4, अब ये क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर और h स्क्वायर लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, कर दिया, नोट करो बेटा फटाफट। नोट किया बच्चों, नोट किया, फटाफट लिखो फटाफट लिखो। अच्छा एक बात और, हम अभी तो ऐसे लिखेंगे, बाकी हम डिटेल इसको पढ़ाएंगे भी कि ये साहब क्या चीज है, अभी तो ऐसा लिखो वी नो दैट डेल्टा ई बराबर एच म्यू, और हम जानते हैं कि म्यू जो होता है सी अपॉन लैम्डा होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा अब ऐसा मैंने लिख दिया, अब ऐसा लिख दिया मैंने, तो क्या मैं डेल्टा ई को एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा भाई एच सी अपॉन लैम्डा बराबर, अब ये डेल्टा ई जगह मैंने ये लिख दिया और उसके बाद क्या लिख दिया भाई मैंने, बताओ बच्चों बताओ, इसके बाद लिखा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस है बेटा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 और ये हो जाएगा n2 स्क्वायर और h स्क्वायर, पक्का लिखो फटाफट लिखो इसको। लिखा बेटा, लिखा बच्चों, लिखा। अब देखो फटाफट लिखो इसको। अब मेरे पास जो कैलकुलेट वैल्यू आ रही है, सुनो कि एच सी अपॉन लैम्डा, मेरे पास एक कैलकुलेट वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूं एच सी अपॉन लैम्डा, फिर से देखो बेटा फटाफट देखो,
मेरे पास एक कैलकुलेट वैल्यू आ रही है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कैलकुलेट वैल्यू आ रही है, SC अपॉन लैम्डा से आप फैमिलियर हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ अपॉन h स्क्वायर, राइट। अब ये ले लेंगे, देखो कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। आपको दिख रहा है n1 यहां से n2 यहां से, पक्का पक्का ना। या अब देखो यहां पर देखो, ये देखो 1 बाई लैम्डा बराबर 1 बाई लैम्डा बराबर हो गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴। अब देखो h नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, h⁻³ और c भी साथ में चिपका हुआ है ना, और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है n1 n2 कहां क्या लिया था मैंने। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको छोड़ दें, इसको हम छोड़ दें, ध्यान समझना, अगर मैं z स्क्वायर को छोड़ दूं, अगर हम z स्क्वायर को छोड़ दें तो 2 पाई स्क्वायर m, दिख रहा है, छोटा m लिखेंगे, m k स्क्वायर e⁴ अपॉन, है ना, h का क्यूब और c, इसी को कहते हैं r, और r होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, रिडबर्ग, क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट। तो क्या मैं इस पूरे सिस्टम को r लिख सकता हूं, या r तो ये तो r हो गया और यह चिपका हुआ z, तो 1 बाई लैम्डा बराबर, देखो r बचा बराबर z स्क्वायर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, और r भी दिख रहा है, तो चलो बढ़िया से लिख दें r z स्क्वायर। तो r कहां से आया, समझ में आ गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, r हो गया z स्क्वायर। अब ये क्या है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या, n2 स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ लिखो। लिखा बच्चों। अच्छा, सवाल में इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सवाल में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू कभी कभी नहीं बताता है वो, और आप लोग कंफ्यूज होने लगते हो, वो होता है हमेशा स्मॉल वैल्यू हमेशा n1 होगा, और जो लार्ज वैल्यू होगा, जो भी आपका लार्ज वैल्यू होगा वो आपका हमेशा n2 होगा। इस बात का ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना, नहीं सब सवाल का उल्टा सीधा हो जाएगा। लिखा जाए फटाफट, लिखा बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो, r बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना, r बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना, यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू 109,678, याद हो गया होगा 109,678, देखो तो बड़ी आसान है ना, सेंटीमीटर की पावर 1, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, या आप ये भी कह सकते हो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर की पावर -1, है ना। सवाल करते समय इस बात की भी जरूरत पड़ेगी, 1 अपॉन r अगर पूछता है तो 9.12 ये कंसीडर होगा, इंटू 10 की पावर -6, और सेंटीमीटर, कभी कभी एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, 912 एंगस्ट्रॉम। तो इतने वर्ड्स की सवाल में डायरेक्टली जरूरत पड़ने वाली है, इसको आप नोट करें। लिखा बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि यानी ऐसे मेंबर्स जिनमें जो है हाइड्रोजन जैसा होना चाहिए, यानी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कुछ नहीं, कोई नया कलाकारी नहीं, आप सीधे सीधे ऐसा करो कि ये हो गया वेवलेंथ, है ना, ये वेवलेंथ बराबर ये आंसर ये हो गया, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज करेंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट।
वी नॉट। लिखा बच्चों, फटाफट लिखो। अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यू नो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अब जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है, इतनी पूरी कहानी जो पढ़ डाली है, तो उसको हम एग्जाम में कैसे यूज करेंगे, यानी कितने टाइप के सवाल हमारे सामने आते हैं, तो उनको हम लिखते हैं एप्लीकेशन, है ना। लिखो फटाफट।